मैम मैं इसके लिए कहना चाहूंगा, पुराने हमारे अगर बैकवर्ड्स हिस्ट्री के अंदर जाएं तो वहां पे हमेशा हम पुरुषों को ऐसे वीरों की तरह, राजाओं को ऐसे वीरों की तरह शिवलरी दिखाते हैं। दिखाया गया है कि इतनी शिवलरी होती है उनके अंदर कि वो कभी भी अपने आप को डाउनग्रेड नहीं दिखा सकते। गाइडलाइंस कहती हैं नॉर्मल टाइमिंग फॉर मेल टू हैव intervaginal intercourse is anywhere between 30 seconds to 90 seconds। जो बच्चों को या जो पुरुषों को बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की आदत होती है, दे आर नॉट एबल टू अटेन उस तरह की सेटिस्फैक्शन व्हेन दे आर विद देयर पार्टनर। हम जो हमारी बुक्स कहती हैं वो कहती हैं कि किसी को अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल के अंदर आ रहा है, दिस इज अ फर्स्ट साइन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। उनको हार्ट रिस्क हो सकता है। मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स अकेले आते हैं, डर डर के आते हैं, छुप छुप के कि भाई कोई देख ना ले कि हम वो मेंस हेल्थ क्लिनिक को विजिट कर रहे हैं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क अ पेशेंट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है मेंस हेल्थ। अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड है, और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नमन है। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो सर आपसे ये रहेगा, बेसिकली अगर हम बात करें मेंस हेल्थ के बारे में, व्हाई इज इट सो इग्नोर्ड? अगर हम देखें सोसाइटी में वुमेन हेल्थ के बारे में, अगर हम यूट्यूब में सर्च करें, देयर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन उनकी प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल्स में रहता है कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ में क्या करना चाहिए। मेंस हेल्थ पे अगर हम आए तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन इवन ऑन सोशल मीडिया हमको मिलती है। हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। जो आज हम टॉपिक जिस बारे में बात कर रहे हैं, मेंस हेल्थ, उसके अंदर इतनी ज्यादा टैबू है हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर दैट इट इज रेयरली रेस्ड इन द पब्लिक। अगर कोई मेन है, अगर जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं वो कहते हैं अबाउट 64% ऑफ मेल सफर फ्रॉम मेंस हेल्थ। मे दैट बी इरेक्शन, मे दैट बी ड्यू टू प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, और मे दैट बी सिंपली ड्यू टू इनफर्टिलिटी। इतने सारे फैक्टर्स, बट इतनी पब्लिक के अंदर कम उसकी डिस्कशन इसलिए है क्योंकि एक दूसरे को बताने के अंदर एक मेल ईगो, एक सोशल टैबू जो एस्टैब्लिश हो गया है, वो अभी इतनी इजीली इंडिया में ब्रेक नहीं हुआ है। सर अगर हम बात करते हैं, दिस इज समवॉट अ लिटिल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आल्सो, कि अगर हम मेंस हेल्थ की बात करें, बीइंग अ इनकॉम्पिटेंट पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल रिलेशनशिप, व्हाई इज इट सो सच अ बिग थिंग? कि अगर हम बात करते हैं मेंस को लेकर, विमेन का तो बहुत इजीली हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, ओके दैट इज शी इज इनकॉम्पिटेंट, बट व्हाई नॉट मेन? मैम मैं इसके लिए कहना चाहूंगा, पुराने हमारे अगर बैकवर्ड्स हिस्ट्री के अंदर जाएं तो वहां पे हमेशा हम पुरुषों को ऐसे वीरों की तरह, राजाओं को ऐसे वीरों की तरह दिखाया गया है कि इतनी शिवलरी होती है उनके अंदर कि वो कभी भी अपने आप को डाउनग्रेड नहीं दिखा सकते। वुमेन हैव ऑलवेज बीन रिलेटेड एज द कॉज ऑफ देयर इनफर्टिलिटी। किसी को अगर कपल को एक प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हमेशा ये कहा जाता है कि शायद इस लड़की में ही कोई कमी रही हो। ये एक पुराना एक नोशन है जो चलता आ रहा है और अभी तक हमारी सोसाइटी के अंदर इनग्रेव्ड है। इवन दो स्टैट्स और मैथ्स एग्जैक्टली साइंस के अंदर आ चुका है कि देयर 50-50% रोल कि फीमेल का कॉज हो सकता है या मेल का कॉज हो सकता है एक कपल का इनफर्टाइल या बच्चा ना होने के लिए। सर जैसे कि हम बात करें मेन के बारे में, तो मेन के क्या कॉजेज होते हैं जो कि उनको इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, एंड इसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? दोनों ही क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मे बी दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेर इन वी कैन रिलेट टू पीपल एंड टेल पीपल अबाउट कि कैसे फर्दर उसको टेकअप करें। जो हमारे इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं पुरुषों के अंदर, वो बहुत सारे फैक्टर से निकल सकते हैं। मोस्ट कॉमनली अगर हम शुरू से समझना चाहें, हमारे ब्रेन से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो फाइनली जाके हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे एक्ट करते हैं। जो मेल ऑर्गन टेस्टिस होता है, उन टेस्टिस पे एक्ट करने के बाद वहां से स्पर्म्स रिलीज होते हैं और फिर वो हमारे ट्रैक्ट के द्वारा बाहर आते हैं। अगर किसी को कोई हार्मोनल लेवल पे ही डेफिशिएंसी हो तो ना तो वो स्पर्म्स बनाएगा, ना उनके अंदर वो सेक्स ड्राइव होगी जो कह सकते हैं, ना वो किसी तरह का परफॉर्मेंस पूरा दे पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं।
और जो एक मोस्ट कॉमन रीजन जो एक और देखा गया है वो है वैरिकोसील, जिसके अंदर नसों के अंदर सूजन आ जाती है मैम। वो नसों की सूजन की वजह से जो टेम्परेचर, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए होता है हमारे टेस्टिस को स्पर्म्स बनाने, शुक्राणु बनाने के लिए, उसके अंदर बढ़ोतरी होने की वजह से वो शुक्राणु काफी कम हो जाते हैं। ये एक बहुत ही करेक्टेबल कॉज है। इतना साइंस का आगे बढ़ने के बाद भी अभी भी एक सबसे बड़ा डोमेन है इनफर्टिलिटी का, विच इज द अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी, या जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता कि किस कारण से फर्टिलिटी हो रही है। ये सब कुछ कारण है। प्लस इसके अलावा आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर खान पान और जो एडिक्शंस की हैबिट्स जो आ गई हैं वो भी डेफिनेटली एक रोल प्ले करती हैं, जिस वजह से हम लोग जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सर, लाइक फॉर मेन, even for women also, क्या alcohol or smoking can reduce their fertility chances? Definitely मैम, definitely। तो इसके अंदर जो कहें कि अल्कोहल कंजम्पशन हमारे सोसाइटी के अंदर उतना ज्यादा नहीं है जितना अगर हम बाहर से कंपेयर करें। Right. तो जो टेक्स्ट बुक्स कहती हैं उसके अंदर गाइडलाइंस के हिसाब से वेरी मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज स्टिल अलाउड, इवन दो डेली कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जो हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो गया है उससे डेफिनेटली फर्टिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, सेक्स ड्राइव डिक्रीज हो रही है, जो रिप्रोडक्शन के लिए जो सीमन पैरामीटर्स हैं वो सब डिक्रीज होते जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, स्मोकिंग इन इटसेल्फ इज वेरी डेट्रीमेंटल। आजकल तो पॉल्यूशन ही इतना है कि मतलब वो कहते हैं कि स्मोक कर रहे हैं आप बिना स्मोक करे करें, और जो ऊपर से स्मोक करते हैं आजकल, इंट्रोडक्शन ऑफ हुक्कास एंड वेप्स, ये सब जो चीजें आ गई हैं, दीज आर वेरी वेरी डेट्रीमेंटल। अगर आपने लगभग 1 सिगरेट भी पर डे स्मोक किया तो उससे हमारे सीमन पैरामीटर्स सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाते हैं इन एज यंग मेल एज इवन इन द 20s। ओके, दिस वाज रिगार्डिंग सिगरेट एंड अल्कोहल्स। अगर सर हम बात करते हैं, बिकॉज अगर हम बात करते हैं वुमेन इनफर्टिलिटी की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं वुमेन के साथ उनके मदर इन लॉज, हस्बैंड सब आते हैं व्हेन दे विजिट अ डॉक्टर एंड इफ द वुमन इज इनफर्टाइल। सो अगर इसी रेशियो में देखा जाए तो मेन के केस में क्या होता है? यू बीइंग अ डॉक्टर, यू आर अ बेटर जज, तो मेन दे बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। आई थिंक आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर द लास्ट 5 years और मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स अकेले आते हैं, डर के आते हैं, छुप के, कि भाई कोई देख ना ले कि अब वो मेंस हेल्थ क्लिनिक को विजिट कर रहे हैं। इतना ज्यादा उनका टैबू रहता है, इतना ज्यादा डर रहता है कि अगर उन्हें पब्लिक के अंदर पता चल गया, उनके कलीग्स को पता चल गया, उनकी फैमिली में पता चल गया कि वो किस मुंह से बताएंगे। कल ही का एक पेशेंट आया हमारे पास, जो पेशेंट कहता, इवन दो ही इज वेरी यंग, 32 year old, और वो कहते कि वो अपने फादर को ये चीज नहीं बता सकते कि उनकी इनफर्टिलिटी हो रही है, कि उनके फादर उनको इतना नीचा ऐसा देखेंगे कि क्या तुझमें क्या कमी रही, खाना पीना अच्छा है, एडिक्शंस भी नहीं है, फिर भी पर दिस टैबू हैज टू बी। इसका खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है, आई डोंट थिंक सो। इसका इवन दो देखिए फास्ट फूड हमारे डाइट में नहीं है, बट अगर हम लोग हेल्दी एक बैलेंस डाइट रखें तो डेफिनेटली हमारा खाना जो है अफेक्ट करेगा क्वालिटी। टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन करने के लिए हमें नेचुरल फूड्स खाने चाहिए, फ्रूटी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और फ्रेश फूड खाना चाहिए रादर देन ये जो प्रोसेस्ड और कैंड फूड अब इंट्रोड्यूस होने लगा फास्ट फूड, इसकी जगह में फ्रेश फूड खाना चाहिए। Nowadays people are sitting in office and they're just ordering, वो प्रोसेस्ड फूड ही होते हैं मोस्टली। हाँ मामी, जो 10 minute डिलीवरी है कंसेप्ट है, नाचोस वगैरह हो गए सब, ये तो लोग इस पे ही जी रहे हैं मोस्टली। डेफिनेटली, और जितना सोडा का इंट्रोडक्शन हो गया है हमारी सोसाइटी के अंदर, इस सब से एक और बहुत बड़ा फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, विच इज ओबेसिटी। ओबेसिटी से भी हमारे पैरामीटर्स जो हैं फर्टिलिटी की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होते हैं। जी। सो ये तो हमारी बात रही जेनरिक इन्फॉर्मेशन की। इफ आई टॉक अबाउट यंग जनरेशन, और अगर यंग बच्चों की बात करूं जिनके पास बहुत सारे नॉलेज के सोर्सेज सिर्फ और सिर्फ गूगल है और या तो फ्रेंड्स हैं। इफ आई कैन कोट अ मूवी ऑल्सो, ओ माई गॉड, बहुत रिसेंटली अभी मूवी आई थी, बहुत अच्छा टॉपिक था, दैट वाज अ वेरी गुड टॉपिक विच वाज टेकन अप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। शायद मेंस हेल्थ पे कोई मूवी बनी होगी। सो अगर हम मेंस हेल्थ के बारे में बात करें, उसमें दिखाया गया जिस तरह से बच्चे को मास्टरबेशन करता था, लोगों ने उसको डिमीन करना शुरू कर दिया, साइज छोटा एंड ऑल दैट बोलकर। तो बच्चों को जो इम्पार्ट करनी चाहिए नॉलेज, बिकॉज यू आर द राइट पर्सन हु कैन इम्पार्ट द राइट नॉलेज, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स टू यंग पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने एक टॉपिक रेज किया है, लाइक राइटली पुट, एक प्रॉपर एजुकेशन आई थिंक एक टीचर से ही स्टार्ट होती है।
स्कूल के अंदर एक प्रॉपर करिकुलम जिसके अंदर सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जाए इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो हम बच्चों को छोटे से होते ही बिफोर दे अटेन देयर टीनेज ईयर्स, इससे पहले ही हमें ये एजुकेशन उनको देनी चाहिए कि जिससे पहले कि वो खुद को अपने आप को डिस्कवर करना शुरू करें, उससे पहले उन्हें राइट डायरेक्शन में गाइड करना चाहिए। मास्टरबेशन इज हेल्दी इन यंग बॉयज, इट इज हेल्दी। देखा गया है कि एवरीवन डिस्कवर्स देयर ओन बॉडी। मास्टरबेशन is also included in Bible, but it doesn't cause definite physical deformity in patients अगर उसको सही तरह से सही एजुकेशन दिया जाए। एक्सेसिव कोई भी चीज की जाए, अगर मास्टरबेशन डेली बेसिस पे की जा रही है, अनफिल्टर्ड पोर्नोग्राफी, आजकल तो हर बच्चे के पास फोन का एक्सेस है एंड वी डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग, तो इसके अंदर एक प्रॉपर अगर उन्हें गाइडेंस दी जाए तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। मेरे पास कुछ सर्टन क्वेश्चंस हैं, व्यूअर्स के ही हैं, जो हमने बताया था कि हम ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। आई आस्क दोस क्वेश्चन आल्सो, उनके मिथ्स रिगार्डिंग दिस थे। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि मास्टरबेशन कॉजेज इनफर्टिलिटी, क्या ऐसा होता है सर? नहीं, तो मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मास्टरबेशन इज अ हेल्दी हैबिट। इट इज हाउ अ यंग बॉय डिस्कवर्स हिमसेल्फ। इट विल नॉट कॉज इनफर्टिलिटी इन ट्रू सेंस, बट हाँ वो कुछ ऐसे फिजिकल उनके अंदर डिपेंडेंसीज क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से दे विल नॉट लाइक टू गेट इंटीमेट विद देयर पार्टनर्स। तो हाँ उस तरह इनफर्टिलिटी, हाँ, बट लिटरल सेंस में नहीं। मास्टरबेशन डजंट कॉज इनफर्टिलिटी। मेंटल इलनेस की तरफ ही बच्चे को ले जाता है? फिर वही, अगर कोई भी चीज को अगर हम बहुत रेपिटेडली और अनकंट्रोल्ड मैनर में करें, कंपल्सिव तरीके से करें, तो हाँ वो मेंटल इलनेस की तरह, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के तौर के अंदर वो आएगा। परंतु अगर उसको हेल्दी तरीके से किया जाए तो वो मेंटल डिसऑर्डर के अंदर नहीं पेश होगा। पर ये क्या हेल्दी की डेफिनेशन है ये कहीं एस्टैब्लिश नहीं है। व्हाट इज हेल्दी इज दैट इज नॉट कॉजिंग यू एनी काइंड ऑफ एडिक्शन टू इट। ओके, मास्टरबेशन कैन रिप्लेस हैविंग सेक्स विद द पार्टनर, ऐसा भी कोई इश्यूज आ सकते हैं बच्चों में? हाँ, जो बच्चों को या जो पुरुषों को बहुत ज्यादा मास्टरबेशन की आदत होती है, दे आर नॉट एबल टू अटेन उस तरह की सेटिस्फैक्शन व्हेन दे आर विद देयर पार्टनर्स, क्योंकि उनको एक डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स की और ब्रेन केमिकल्स की आदत पड़ जाती है विच आर नॉट रिलीज्ड इन द नेचुरल एक्ट। उसके लिए उनको फिर हम लोग को दोबारा से साइकोथेरेपी देके और पूरा काउंसलिंग सेशन करके उनको उस लेवल पे पहुंचाना पड़ता है जहाँ पे दे स्टार्ट एंजॉयिंग देयर sexual activity more than their masturbation. Okay. कई बार हम बोलते हैं कि this leads to लोग पतले हो जाते हैं and that उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। पूरा ही मिथ है, इसकी वजह से कोई कभी भी पतला हुआ हो ऐसा तो हम लोगों ने इस तरह की भी मिथ्स हमको सुनने में आए और क्वेश्चंस लोगों ने रेज किए। दैट इज व्हाई नहीं, मास्टरबेशन से कोई भी वेट लॉस या कोई भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है और उसको उस तरह प्रमोट भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट एज फॉर अ बॉय टू गेट दिस नॉलेज? एग्जैक्टली क्या एज होती है जब हमको बच्चे को समझाना चाहिए कि हाउ ही शुड गो फॉर अ सेक्स एंड कितना सेफ सेक्स उसके लिए इम्पोर्टेंट है? मैम, यही चीज जो अगर हम लोग को जो मिडिल स्कूल के अंदर बच्चे एंटर करते हैं विच इज 6th ग्रेड, तो 6th ग्रेड से ही हम लोग को एक कॉमन एक एटलीस्ट बेसिक नॉलेज इम्पार्ट करनी चाहिए। व्हाट आर द प्राइवेट पार्ट्स, हाउ टू नो अबाउट प्राइवेट पार्ट्स एंड व्हाट आर द फीलिंग्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद इट। बिकॉज अगर उनको सही डायरेक्शन में नहीं गाइड किया जाएगा तो वो डेफिनेटली एक अनहेल्दी हैबिट के अंदर कल्मिनेट होगा। वो अनहेल्दी हैबिट आगे चल के बहुत ज्यादा एक पर्सन की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। उसके अंदर वो सोशल फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे पहले हमने डिस्कस किया ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स इंक्लूड हो सकते हैं मास्टरबेशन। उनकी आगे चल के फ्यूचर के अंदर रिलेशनशिप के अंदर बहुत सीवियर इफेक्ट हो सकता है। रिलेशनशिप के साथ साथ अगर वो अपने पार्टनर को उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसके अंदर वो इनफर्टिलिटी कॉजेज और आगे जो हमें लाइफ स्पैन अपना कंटिन्यू करने के लिए बच्चे चाहिए वो सब भी इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट होता है ऐसा? जी, अगर एक्सेसिव मास्टरबेशन और अगर सही नॉलेज इम्पार्ट नहीं की जाए तो उनके अंदर जैसे कि मैंने राइट एज की भी बात करी, आपने बोला कि एक सर्टेन 6th ग्रेड ऑनवर्ड्स दे देना चाहिए हमें। विद रिस्पेक्ट टू बॉयज बात करते हैं, हम गुड टच बैड टच हमेशा एसोसिएट कर देते हैं ज्यादा विमेन से,
सिखाने के लिए. So how important it is for a very young boy to learn this? डेफिनेटली मैम, आई थिंक एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है. गर्ल्स को सिखाते हैं उसी तरह बॉयज को भी बताना चाहिए कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच. So somewhere around at the age of 5-6 सिखा देना चाहिए बच्चों को. बिल्कुल बिल्कुल, जो बेसिक एक पेरेंट्स को जो अपने लेवल पे बताना चाहिए कि भाई क्या प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, किसको कैसे टच नहीं करना है और कैसे क्लीननेस रखना है, हाइजीन रखना है, वो सब कुछ एक बेसिक नॉलेज हमें डेफिनेटली एक एट अ वेरी यंग एज बच्चों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. दिस इज अबाउट पीपल हु आर वेरी लर्नड या बहुत ज्यादा लोग ओपन माइंड रखते हैं तो वो लोग तो सिखा देते हैं. बट अगर मैं जनरल पब्लिक की बात करूं तो वो बच्चे में लड़के में इंट्रोड्यूस ना करके लड़कियों में इंट्रोड्यूस ज्यादा करते हैं गुड टच बैड टच को. नहीं मैम, मेरे ख्याल से आई थिंक एजुकेटेड सोसाइटी के अंदर भी अभी एक लैक है, जो एक डेफिशिएंसी है जो हमें मीट करनी है. इट इज विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस कि जो बॉयज होते हैं वो अपने आप सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स के कलीग से डिस्कस करते हैं और फिर पता चलता है उनको कि हाँ ये सही है, ये गलत है. और किसी को अगर कोई गलत कंपनी में हो या गलत नॉलेज मिल जाए तो फिर वो हैबिट्स भी ले लेते हैं. एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम और एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल हेल्प एक आई थिंक स्कूल के अंदर भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं. किसी पेरेंट्स को या किसी टीचर ने कभी भी अगर कोई क्वेरी रेज की हो, उस केस में तो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल हेल्प उनको अर्ली स्टेज पे ही सीख करनी चाहिए टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स. सर अभी आपने बात करी मेल हाइजीन के बारे में जी. तो फीमेल हाइजीन तो हम बहुत सुनते रहते हैं एंड इट इज वेरी प्रेवलेंट आल्सो. हमेशा हम सिखाते रहते हैं कि हाउ टू शुड अ फीमेल कीप हरसेल्फ ड्यूरिंग हर पीरियड्स टाइम एंड ऑल दैट. बिल्कुल. अगर मेल हाइजीन की बात करें तो मेल हाइजीन किस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम मेल हाइजीन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये समझिए कि जो पीनस है, जो हमारा मेल ऑर्गन है, दैट इज बोथ अ यूरिनरी ऑर्गन एंड अ जेनिटल ऑर्गन, लाइक जो सेक्सुअल ऑर्गन जिसको बोलते हैं. तो हम जब भी यूरिनेट करने जाते हैं उसके बाद एक बहुत ही अनक्लीन हैबिट हमें है कि वी जस्ट यूरिनेट एंड वी डोंट इवन वॉश आवर हैंड्स एंड कम आउट. एक बहुत बेसिक से बेसिक चीज की यूरिनेट करने के बाद आप अपने ग्लैंड्स को भी क्लीन करें, हैंड्स को वॉश करें और हर बार उसको कलनेट करें. ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो हमें रखनी है. बाकी उसके बाद जो स्क्रॉटल पार्ट्स होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर कैसे आपको क्लीननेस मेंटेन करके रखनी है, रोज शावर करना है, जो हेयर्स है उनको ट्रिम करके रखना है. बिकॉज क्या रहता है कि उसके अंदर फिर फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखा जाता है. वो फंगल इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उससे फिर आगे यूरिनरी सेक्सुअल फिर प्रॉब्लम्स बहुत सारी उनके अंदर एंड दैट कैन आल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. जी बिल्कुल. तो जो फंगल इन्फेक्शन है अगर वो आपके टेस्टिस तक पहुंच गया या उनके रेफरेंस तक पहुंच गया, इवन दो डायरेक्टली कभी भी कम ही देखा गया है, परंतु स्किन से स्प्रेड होके वो इचिंग कर करके अगर वो किसी और रूट से जो स्पेशली लंग्स से अगर आपके प्राइवेट पार्ट्स में पहुंच गया तो वो डेफिनेटली आगे चल के आपको इन्फर्टिलिटी कॉज कर सकता है. यस. अगर हम बात करते हैं यंग लैड के बारे में, जनरली इन बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं और कब उनको राइट टाइम है कि डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए? अलार्मिंग साइन क्या है? हाँ, जो अलार्मिंग साइन है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा अलूफ रहने लगा है, बहुत ज्यादा अगर किसी भी बाय चांस किसी ने ऑब्जर्व किया हो कि जैसे आपने मूवी का एक एग्जांपल दिया, उसके अंदर भी बच्चा बहुत ज्यादा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, बहुत ज्यादा पोर्नोग्राफी अगर आपको बाय चांस कोई पता चले कि भाई पेरेंटल गाइडेंस के अंदर की पोर्नोग्राफी का यूसेज हो रहा है, तो इस केस के अंदर हमें डेफिनेटली उसको एक काउंसलर के पास, चाइल्ड साइकोथेरेपिस्ट के पास पहले एक बार जाना चाहिए. अगर उनकी गाइडेंस के बाद भी उन्हें लगे कि नहीं ये बच्चे के अंदर कुछ हैबिट्स ऐसी आ गई हैं जिसको शायद एक मेल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, तो वो गाइड हमें जरूर रेफर करते हैं और फिर हम उनको गाइडेंस देते हैं बच्चों को किस तरह आगे कंटिन्यू करना है. ये अब हमने तो बात करी यंग जनरेशन के बारे में, कब उनको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए. अगर हम बात करें somebody who is around 20-21 years या मे बी 20 to 30 years का, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं? दे अवॉइड विजिटिंग टू अ डॉक्टर और उनको मतलब डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए कि आगे उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए बड़ी. आजकल की एक्चुअली मैम मैं इसके अंदर आपके स्टैटिस्टिक्स से ये जज कर रहा हूँ कि आजकल की जनरेशन, यंग जनरेशन फिर भी मोर अवेयर है अपनी प्रॉब्लम्स के लिए. दे आर मोर ओपन टू डिस्कस विद द डॉक्टर. रिसेंटली भी हमें सारे जो भी यंग मेल्स हैं दे आर फ्रीक्वेंटिंग टू द हॉस्पिटल या इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन इतना ज्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू जो मिडिल एज्ड हैं, मैं कहूँगा 30s इन देयर 50s.
वो इतना ओपन अप नहीं हो रहे, उनको फिर भी अपना एक स्टिग्मा है। बट जो यंग है वो, एंड आई थिंक दिस शुड बी प्रमोटेड, ये बहुत ही एक अच्छी हैबिट है जो सोसाइटी के अंदर आनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक सर, लाइक जैसे वो अकेले हमने बात करी विजिट करते हैं, दे शुड विजिट विद देयर पार्टनर टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम इन अ बेटर वे। करेक्ट। देखिए ऑब्वियसली अगर पार्टनर है और उनके साथ आए तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हमें भी एक समझने के अंदर एक जो पेशेंट फील कर रहा है, इवन दो आजकल टेस्ट इतने आ गए हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली एक्सेस कर पाते हैं कि इनके अंदर कितनी एक्चुअल प्रॉब्लम है। बट जो अगर पार्टनर के साथ आए तो एक पार्टनर की भी क्या वैल्यूज हैं और क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, उनको एड्रेस एज अ टीम करने के अंदर वो बेटर अप्रोच रहेगी। इवन वी इंक्लूड द साइकोथेरेपिस्ट इन आवर ओन क्लिनिक, कि वो एक पूरा कॉन्ग्लोमरेटेड उनको ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड हो सके। सर ये तो हमने बात करी थी कि मिडिल एज के बारे में, अगर हम जनरल पब्लिक को एड्रेस करते हुए बात करें कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स अ मेन फेस ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन या लाइफ टाइम में, और वो अलार्मिंग साइंस क्या हैं जब उनको डॉक्टर को विजिट करना इट बिकम्स अ मैंडेटरी थिंग, और उससे पहले उनको इनफैक्ट विजिट कर लेना चाहिए सो दैट यू कैन सेव सर्टेन पीपल फ्रॉम द इलनेस। हम जो हमारी बुक्स कहती हैं वो कहती हैं कि किसी को अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल के अंदर आ रहा है, दिस इज अ फर्स्ट साइन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उनको हार्ट रिस्क हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है, परंतु अगर किसी को आ रहे हैं स्पेशली इन द 50s 55 ऑफ देयर एजेस, तो उनको इवैल्यूएट करा लेना चाहिए उनकी लाइफ के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए, पर मे बी इट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ समथिंग ग्रेव। तो डेफिनेटली एक इवैल्यूएशन से ही हमको पता चल पाता है कि कहाँ। हैविंग सेड दैट, इससे ही खाली हमारा ट्रीटमेंट नहीं रुकता है, हमारे पास मेडिकेशंस है, हमारे पास थेरेपीज हैं, हमारे पास इवन सर्जिकल ऑप्शंस आजकल आ चुके हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको ट्रीट कर सकते हैं, एक्चुअली आगे डिजीज को प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं। एक ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ। सेकंड प्रॉब्लम जो बहुत कॉमनली देखी गई है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कैन बी ड्यू टू स्ट्रक्चरल कॉजेस, कैन बी ड्यू टू साइकोलॉजिकल कॉजेस। तो जो साइकोलॉजिकल कॉजेज जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, उसके अंदर साइकोथेरेपी रियली डज वंडर पेशेंट को समझने के लिए। इट डज। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक जो पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो जाता है उसके अंदर हम डेफिनेटली हेल्प कर पाते हैं। ऑब्वियसली फिर एक ग्रेजुअल ट्रीटमेंट रहता है। तो लोगों को बड़ा इनहिबिशन होता है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये वही मैं बताना चाहूंगा, मेंटल ब्लॉक की वाली जो बात है वो बहुत ज्यादा ही हमारे सोसाइटी के अंदर अराइज हो चुकी है कि मैं पागल हूँ, जो मतलब जो एक टैबू है वो तो पेशेंट को एग्री ही नहीं हो पाता है कि आप मेरे को बात कैसे बोल रहे हैं कि ये मेरा मेंटल ब्लॉक है, शायद कुछ और कमी हो। तो उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं, बट हाँ इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल कॉजेज भी मिलते हैं, जैसे कि एक टाइट फाइमोसिस हो गया जिसकी वजह से उनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकती है। कैन स्ट्रेस आल्सो बी वन ऑफ द कॉजेस सर ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन? यस मैम, बट प्रीमेच्योर उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है। विद एज डेफिनेटली योर टाइमिंग्स डिक्रीज। जो गाइडलाइंस कहती हैं अ नॉर्मल टाइमिंग फॉर मेल टू हैव intervaginal intercourse is anywhere between 30 seconds to 90 seconds। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा हमें टाइमिंग्स की नहीं जरूरत होती है, परंतु वो एक अनएक्सपेक्टेड जो मतलब कहेंगे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है पेशेंट की, उसके कारण हम लोग ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा फेस करते हैं कि इवन दो सब कुछ नॉर्मल होते होते भी पेशेंट कभी कभी समझते हैं कि हाँ शायद एबनॉर्मल हूँ मैं। करेक्ट। और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें एड्रेस कर लेना चाहिए सर टाइमली, दैट कैन लीड टू वेरी अगर बात करें अलार्मिंग डिजीजेस आल्सो? बाकी और उसके अंदर जो मेल हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि प्रोस्टेटाइटिस हो गया और यूरिनरी स्ट्रिक्चर्स हो गए। किसी को यूरिन पास करने के अंदर अगर डिफिकल्टी स्टार्ट हो रही है, वो अगर शुरुआत के अंदर ही आए तो वी कैन ट्रीट देम विद मिनिमल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर बॉडी के अंदर कोई कट ना है, शायद एंडोस्कोपिकली ही हम ट्रीट कर पाए। पर somehow these people keep waiting। फंगल इन्फेक्शन की जो हमने बात करी, वो फंगल इन्फेक्शन अगर यूरेथ्रा में चला जाता है तो भी एक डिजीज कॉज करता है, BXO करके, बेलोनाइटिस एरोटिका ऑब्लिटरेंस, जो इतना ज्यादा उनके यूरेथ्रा को यूरिन के रास्ते को खराब कर देता है कि वो यूरिन भी नॉर्मली पास नहीं कर पाते हैं।
ये हो गया। इसके साथ साथ प्रोस्टेट एक मेल ऑर्गन है जो हमारे रास्ते के अंदर है। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, वो बहुत एक डिस्टर्बिंग कंटिन्यूअस पेन के जैसे, सीवियर बर्निंग के जैसे पेशेंट को यूरिनेशन के अंदर आता है। तो उसके अंदर भी उनको ट्रीटमेंट अगर वो टाइमली ले लें तो बेटर है। आगे चल के वो एक क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम की तरफ चला गया तो उसका ट्रीटमेंट कर पाना फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि हम ओल्ड एज में एसोसिएट करते हैं जनरली विमेन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ, क्या मेल में भी ये प्रॉब्लम आती है एज के साथ? देखिए मैम, वो प्रॉब्लम्स तो जो एक सिस्टमिक लेवल पे फीमेल्स के साथ है वो मेल्स के साथ भी हो सकती है। जो डायबिटीज है, जो हमारी डायबिटिक सिस्टोपैथी अगर हो जाती है पेशेंट्स को, तो उस केस के अंदर तो डेफिनेटली उनका यूरिन करने के अंदर डिफिकल्टी आएगी। किसी को अगर कोई इंजरी हो गई, नर्व्स डैमेज हो गई, तो डेफिनेटली उनके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। पर हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं वो करेक्टेबल कॉजेज की, जो इनिशियल लेवल पे ही अगर ट्रीट करने चले, जैसे कि जो हमने बात की यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज की, तो वो ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने आज इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन करी एंड विच वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी। अगर हम बात करते हैं, मेंस हेल्थ इज एन इग्नोर्ड पार्ट विच वी विल टेक अप अगेन, एंड इनके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे डिजीजेस के बारे में आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ASKofficials.com